जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में अपन ने सॉल्यूशंस चैप्टर शुरू कर दिया था और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपन ने, है ना। और वहां पर अपन ने देखा था कि इस चैप्टर में अपन को कौन सा सोल्यूशन पढ़ना है, ट्रू लिक्विड बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। फिर अपन ने इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन लिख ली थी कंसंट्रेशन टर्म की। कंसंट्रेशन टर्म किसके बारे में बताता है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताता है जो कहां पर मौजूद हो, सॉल्वेंट या सोल्यूशन में, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स देखनी है। पहली कंसंट्रेशन टर्म अपन यहाँ पर शुरू करेंगे परसेंटेज वाली, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। साथ साथ लिखते रहना, है ना। ये सारे फॉर्मूला आप पहले देख चुके हैं, तो जैसे ही मैं आपको बोलूं बोर्ड पे देखो तो लिखना बंद कर देना, समझाने लगूं तो यहाँ पर समझने लग जाना, और जैसे ही लिखने लगूं आप लोग लिखना शुरू कर देना, ठीक है। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट मैं बताऊंगा, सारी कंसंट्रेशन टर्म याद हो जाएंगे आपको। पहला पॉइंट, कंसंट्रेशन टर्म की बात करूं तो अभी मैंने आपसे पूछा था कंसंट्रेशन टर्म क्या बताता है, सॉल्यूट के रिलेटिव अमाउंट के बारे में बताता है जो कहां मौजूद हो, सॉल्वेंट या सोल्यूशन में, ठीक है। तो यहां पर रिलेटिव अमाउंट जो है उसके लिए किसके बारे में बात हो रही है, सॉल्यूट के रिलेटिव अमाउंट के बारे में बात हो रही है। तो जब भी किसी के रिलेटिव अमाउंट के बारे में बात होती है तो हमेशा कहां लिखा जाता है, न्यूमरेटर में लिखा जाता है। आप देख लेना, याद कर लो, रिकॉल कर लो, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है सभी में सॉल्यूट न्यूमरेटर में आता है। कोई सी भी कंसंट्रेशन टर्म ले लो, तो जब भी अपन किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं या किसी के रिलेटिव में बात करते हैं तो उसको कहां पे रखते हैं, न्यूमरेटर में। और यहां पर कंसंट्रेशन टर्म में अपन किसके रिलेटिव अमाउंट के बारे में बात करते हैं, सॉल्यूट के रिलेटिव अमाउंट के बारे में बात करते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, सॉल्यूट। अब रिलेटिव अमाउंट कहां पर देख रहे हैं इसका, सॉल्वेंट या सोल्यूशन में, तो आप देखना डिनोमिनेटर में हर जगह सोल्यूशन आता है, हर कंसंट्रेशन टर्म में डिनोमिनेटर में सोल्यूशन ही आएगा एक्सेप्ट मोलालिटी, वहां पर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो कंसंट्रेशन टर्म का मतलब ही क्या है, सॉल्यूट का रिलेटिव अमाउंट जो कहां पर हो, सॉल्वेंट या सोल्यूशन में, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा एक्सेप्ट मोलालिटी, मोलालिटी में क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा, ठीक है। अब आपको बस ये फिगर आउट करना है फॉर्मूले में न्यूमरेटर में जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का क्या है, मास है, वॉल्यूम है, मोल है, क्या है, ये आपको पता करना है। और डिनोमिनेटर में सोल्यूशन का वॉल्यूम है, मास है, क्या है, ये फिगर आउट करना है, बस अपना फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन एक्सेप्ट मोलालिटी। तो ये एक पॉइंट था जो मुझे बताना था। अब सबसे पहले अगर अपन बात करें परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, इसको और क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं और इसको मास परसेंटेज भी बोलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ या फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, तो यहाँ पर मास और वेट सेम है, ठीक है। अब इधर समझो, इस टर्म को समझो, अपने आप फॉर्मूला आने लगेंगे, आपको कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ये क्या है, बाय है, ये बाय मतलब डिवाइड वाला साइन, है ना। तो बाय से पहले क्या है, वेट, बाय के बाद में क्या है, वेट, मतलब न्यूमरेटर में भी वेट, डिनोमिनेटर में भी वेट। यहां पर बात करें परसेंटेज बाय मास, अगर बाय के पहले कुछ नहीं लिखा है तो मान लेना जो बाय के बाद में लिखा हुआ है वही बाय के पहले है ना। मास परसेंटेज, जब भी अपन परसेंटेज निकालते हैं, अपन स्कूल में परसेंटेज निकाल देते हैं अपने मार्क्स की, है ना,
तो क्या निकालते थे, ऊपर भी मार्क्स रखते थे, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स, तो ऊपर भी मार्क्स रखते थे, नीचे भी मार्क्स रखते थे। अब यहाँ पर मास परसेंटेज कह रहा है, तो ऊपर भी क्या होगा मास, नीचे भी क्या होगा मास। अब आप मुझे बताओ ऊपर किसका मास, नीचे किसका मास, परसेंटेज वाली टर्म में तो इंटू क्या कर दूंगा, बस बन गया फॉर्मूला। तो परसेंटेज W बाय W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय weight of solution in gram into 100। 10% W by W H2SO4 solution। अब इधर देखो, आपको पता है ना एग्जामिनर बहुत चालाक और शातिर है ना। अब सुनना ध्यान से, एग्जामिनर पता है क्या करेगा, आपको बोलेगा परसेंटेज W बाय W दे देगा, किसी क्वेश्चन में परसेंटेज W बाय W दे देगा और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे देगा। सिर्फ इन दो डेटा की मदद से आपसे एग्जामिनर ये कह सकता है कि जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होती है सारी कैलकुलेट करके दिखाओ, सारी की सारी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V, सब कुछ कह देगा कैलकुलेट करके। बताओ सिर्फ इन दो डेटा की मदद से सारी कंसंट्रेशन टर्म पूछ लेगा। अब यहां तो एक काम होना चाहिए कि अपन को सारा रिलेशन पता हो, परसेंटेज W बाय W, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, इन सबके रिलेशन याद हो, तभी बता पाएंगे। या आपको यहां पर एप्रोप्रिएट अजम्पशन लेना आना हो, यहां पर अपन को क्या सीखना होगा, एप्रोप्रिएट अजम्पशन लेना। या तो आपको एप्रोप्रिएट अजम्पशन लेना आना हो, अब ले सकते हो एप्रोप्रिएट अजम्पशन, वैसे कर लो, या आप क्या करो, वो सारे रिलेशन याद करो। अब एप्रोप्रिएट अजम्पशन लेना भी कोई आसान काम नहीं है, पर अगर अपन यहां पर सिर्फ एक पॉइंट सीख जाएं तो आप आसानी से ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितनी भी वैरायटी है, सारे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, डाउट समझ में आ रहा है ना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि एग्जामिनर सिर्फ ये दो देगा और सारी कंसंट्रेशन टर्म पूछ लेगा, या तो कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ लेगा, या तो आपको सारे रिलेशन रटे पड़े हो, वैल्यू डालो और आंसर निकालो, या आपको एप्रोप्रिएट अजम्पशन लेना आना चाहिए, है ना। अब वो एप्रोप्रिएट अजम्पशन कैसे लेंगे, बहुत आसान तरीका है, और एक बार लेना आ गया काम हो जाएगा आपका। सिखाऊंगा सिर्फ एक बार ही, अगली बार से आपको ही बताना पड़ेगा। जैसे वो ग्राफ सिखाए थे ना, सिर्फ एक बार ही सिखाए थे, अगली बार आप ही मुझे बताते थे कैसे करना है ना। तो बिल्कुल बच्चों वाले स्टेप बता रहा हूं। ये परसेंटेज W बाय W क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है ना। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, किसी भी कंसंट्रेशन का टर्म का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले में यहां पर जो भी टर्म होगी, होगी या नहीं होगी, जो भी होगी, अब नहीं है तो मतलब 1, अगर नहीं है तो 1, और है तो मान लेना जो है, ये जो भी टर्म है ये रिप्रेजेंट करेगी डिनोमिनेटर को। बात समझ में आ रही है। अब देखो एप्रोप्रिएट अजम्पशन कैसे ले रहे हैं। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, H2SO4, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और कुछ नहीं कर रहे अपन, इसको सिर्फ एक्सपैंड करना सीख रहे हैं बस, और एक बार एक्सपैंड कर दिया मजा आ जाएगा। वापस से देखो, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या लिखूंगा, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब आप ही मुझे बताओ, सॉल्यूट का मास पता है, सोल्यूशन का मास पता है, क्या सॉल्वेंट का मास निकाल लोगे, सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 90, सबके मास पता है आपको। ठीक है, मोलैरिटी नहीं निकाल सकते, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, वॉल्यूम आ जाएगा। मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं,
मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स का रेशियो ही तो होता है। थोड़ा बहुत अगर फॉर्मूला याद है आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको लिखते ही सारी चीजें आने लग जाएंगी। नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो, स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो। ऑल्दो स्ट्रेंथ आपने पढ़ा नहीं है, पर स्ट्रेंथ वाली टर्म भी निकाल सकते हैं अपन। परसेंटेज W/V भी निकाल सकते हैं, सारी कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हैं। बस ये लिखना आना चाहिए। सिर्फ एक लाइन लिखी, कोई रिलेशन याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप निकलेगा। ये समझ में आ गया कैसे एक्सपैंड करेंगे? पक्का कॉपी करो इसको। अब इधर देखो, परसेंटेज V/V, इसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज। अब बाय से पहले कुछ भी नहीं है, मतलब बाय के बाद में क्या होगा? वॉल्यूम ही होगा। बाय से पहले कुछ भी नहीं है तो बाय के बाद में जो है वही बाय के पहले होगा, है ना? अब आप मुझे बताओ, न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है? न्यूमरेटर में किसका वॉल्यूम? किसका? और डिनोमिनेटर में किसका वॉल्यूम? बस बन गया फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कॉपी करो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml divided by volume of solution in ml into 100। आपका फेवरेट सोल्यूशन लिया गया है यहां पर। एक्सपेंड करके बताओ इसको। कैसे एक्सपेंड करूंगा? 15 ग्राम, 15 ml of C2H5OH is present in 100 ml of। ये बात समझ में आ रही है? किसको डाउट है तो बोल दो, अभी बाद में नहीं बताऊंगा। समझ में आ रहा है ना एक्सपेंड कैसे करेंगे? बस 15 ml of C2H5OH is present in, फटाफट लिखना, 100 ml of solution। थर्ड, परसेंटेज W/V और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज W/V। इसका फॉर्मूला बताओ ना। न्यूमरेटर में कौन सी टर्म आएगी? वेट। डिनोमिनेटर में कौन सी आएगी? अच्छा, न्यूमरेटर में किसका वॉल्यूम? अरे न्यूमरेटर में वेट आएगा। न्यूमरेटर में किसका वेट? डिनोमिनेटर में किसका वॉल्यूम? इनटू, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, बस हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ml में, इनटू 100। 5% W/V NaOH सोल्यूशन करना, एक्सपेंड इसको। 5 ग्राम ऑफ इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, बहुत बढ़िया। 5 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml of solution।
नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, प्यार से इसको बोलेंगे पीपीएम। हम्म। क्या सोल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम कितना, 100 ml, है ना। यहाँ से आपको डेंसिटी गिवन होगी तो मास ऑफ सोल्यूशन आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अच्छा इधर देखो, पार्ट्स पर मिलियन, इसको समझ लेते हैं एक बार। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पीपीएम से, ठीक है। ये वाली कंसंट्रेशन टर्म अपन तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट का अमाउंट ट्रेसेस में मौजूद हो, बहुत कम अमाउंट में जब सॉल्यूट मौजूद होगा तब अपन पीपीएम वाली कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब सॉल्यूट का अमाउंट ट्रेसेस में कहां पर मौजूद होगा, अगर मैं बात करूं हार्ड वाटर की, हार्ड वाटर हार्ड नहीं होता है, उसे हार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर आयंस मौजूद होते हैं, CaCl2 MgCl2, ये आयंस मौजूद होते हैं, इसलिए अपन वाटर को क्या बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं, ठीक है। अब हार्ड वाटर में अगर अपन बात करें तो 2000 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर मैंने सैंपल लिया है, ठीक है। इसमें CaCl2 कितना मिलेगा मुझे, सिर्फ और सिर्फ 6 मिलीग्राम मिलेगा, मतलब 2 kg हो गया ये, 2 kg हार्ड वाटर में CaCl2 कितना है, सिर्फ 6 मिलीग्राम। तो जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ट्रेसेस में मौजूद होता है तब अपन कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं पीपीएम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका भी अमाउंट क्या होता है, ट्रेसेस में मौजूद होता है, वहां पर भी अपन पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है, 200 ग्राम हार्ड वाटर में कितना मिलीग्राम CaCl2 है, 6 मिलीग्राम, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम हार्ड वाटर की बात करें तो इसमें कितना ग्राम CaCl2 हो जाएगा, 6 × 10⁻³ ये तो मैंने ग्राम में कन्वर्ट करा, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2000 ग्राम ऑफ CaCl2। अब पीपीएम की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए जरूरत पड़ी, सपोज करो आपसे कोई पूछ ले कि 1 ग्राम हार्ड वाटर में कितना CaCl2 है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2000 ग्राम ऑफ CaCl2। अब कोई बुजुर्ग इंसान बोलेगा तो बोलते बोलते ही हाफने लग जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, उसको भी बोलने में दिक्कत, आपको भी सुनने में दिक्कत, उसको भी समझने में दिक्कत, आपको भी समझने में दिक्कत, तो क्या करा गया, पीपीएम टर्म का इस्तेमाल करा गया। पीपीएम टर्म को इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको समझना। पीपीएम टर्म की जब भी अपन बात करेंगे तो 1 ग्राम में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है सॉल्यूट बहुत ही ट्रेसेस में है, तो 1 ग्राम की बात करेंगे तो बहुत छोटी सी अमाउंट आएगी, बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। तो क्या करेंगे अपन, हमेशा 1 ग्राम के लिए चेक नहीं करेंगे, अपन चेक करेंगे 10⁻6 ग्राम के लिए। 10⁻6 का मतलब होता है 1 मिलियन, तो 10⁻6 ग्राम में CaCl2 कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻6 कर दूंगा,
जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3 ग्राम। ये कितना आ जाएगा? 3 ग्राम के बराबर आ जाएगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि 10⁶ ग्राम ऑफ हार्ड वाटर में CaCl2 कितना है? 3 ग्राम है। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, 10⁶ का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन, है ना? तो अपन यहां पर बोल सकते हैं 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ हार्ड वाटर में कितना CaCl2 के पार्ट है? 3 पार्ट है। मतलब 3 पार्ट CaCl2 किस में मौजूद है? 1 मिलियन पार्ट में मौजूद है। तो इसे बोलेंगे 3 पार्ट्स पर मिलियन। ये जो 3 पार्ट है ना CaCl2 के, ये कहां पर मौजूद है? 1 मिलियन पार्ट में है। 1 मिलियन पार्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स को अगर मैं एक यूनिट दे दूं, यहां पर मैंने यूनिट दे दी ग्राम, तो मैं क्या बोलूंगा? 3 ग्राम CaCl2 मौजूद है 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर में। ये बात समझ में आ रही है? अब आप खुद सोचो, कोई आपको बोले 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2000 ग्राम ऑफ CaCl2 इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम, और कोई ये बोले 3 ppm, तो आसान कितना होगा 3 ppm बोलना, है ना? 3 ppm से समझ में भी आ जाएगा 3 पार्ट मौजूद है 1 मिलियन पार्ट में, खत्म। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको। अच्छा, अब इधर देखो, ये ppm बाय मास का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, ऊपर मास या वॉल्यूम? बाय के पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाय के बाद में जो लिखा है वही बाय के पहले होगा। तो ऊपर कौन सी टर्म है? मास। नीचे कौन सी टर्म है? ऊपर किसका मास? सॉलिड का। नीचे किसका मास? तो आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इनटू 10⁶। परसेंटेज की बात करते थे तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे। पार्ट्स पर मिलियन में मिलियन की बात कर रहे हैं तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। पार्ट्स पर बिलियन भी एक टर्म होती है जिसमें अपन मल्टीप्लाई करते हैं 10⁹ से। एक होती है पार्ट्स पर ट्रिलियन, 10⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो ppm बाय मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10⁶। ppm बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ppm बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml divided by volume of solution in ml into 10⁶। नेक्स्ट है ppm वेट बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into 10⁶।
ये इसके नीचे लिख दिया मैंने, यूं लाइन है, इसका मतलब ये मतलब ये, और फिर ये ऐसा, मतलब समझ रहे हो ना? हाँ। इसको कैसे एक्सपेंड करूं? 5 ग्राम ऑफ MgCl2 is present in 10 to the power 6, 10 to the power 6 what? ml of solution. 5 gram of MgCl2 is present in 10 to the power 6 ml of solution. ये मैं डाल दूं? जब मिलियन बोले तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, बिलियन बोले 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करना है, और ट्रिलियन बोले 10 टू द पावर 12 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल, मोलारिटी रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। याद करो, इसका फॉर्मूला पता है आपको, केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज करा था। हाँ, क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा खोलूं तो खोलने पे क्या मिलेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मैं बोल सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर रख रहा हूं ml में तो मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। टेन मोलर कमिनोफोर सॉल्यूशन, अरे मतलब केमिनोफोर सॉल्यूशन। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे? 10 मोल्स ऑफ कमिनोफोर इज प्रेजेंट इन, ये क्या लिखा है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको रीड करेंगे तो बोलेंगे 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? कंसंट्रेशन टर्म की जो मैग्नीट्यूड होती है वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। इसको लिखूंगा 10 मोल्स ऑफ is present in 1 liter of solution, is present in 1 liter of solution. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। टमाटर लिखना शुरू कर तुम, बहुत हौले हौले लिखते हो तुम। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता है? क्या पता है? ये रिलेशन थोड़ा पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। It is defined as number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution. ये बेसिक डेफिनेशन होती है। तो अगर इसको डिफाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको थोड़ा सा खोलूं तो खोलने में क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकता हूं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखूंगा ml में तो मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। ठीक है, अब इधर देखो एक बार, सुनो एक मिनट इसको, मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, यही लिखा है ना। अब आप इधर देखो, ये भी तो लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, फॉर अ गिवन सॉल्यूशन, फॉर अ गिवन सॉल्यूशन ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ये वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, फॉर अ गिवन सॉल्यूशन मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, बोल सकता हूं ऐसे। अब यहां पर देखते रहना, मैं बोल सकता हूं फॉर अ solution, for a solution normality into equivalent weight is equals to molarity into molecular weight, है ना। सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट की बात हो रही है। अब आप मुझे बताओ इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बोल सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, बोल सकता हूं ना ऐसे। तो ये इसको लिख सकता हूं नॉर्मेलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं यहां पर कह सकता हूं नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ जाएगी, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर के बराबर आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन में वैलेंसी फैक्टर जो होती है वो जनरली 1 से ज्यादा होती है, 1 से कम नहीं होगी, क्योंकि अपन रेडॉक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जनरली वैलेंसी फैक्टर जो होगी वो क्या होगी, 1 से ज्यादा। अब आप मुझे बताओ, नानी बड़ी होती है मम्मी, नानी हमेशा बड़ी रहती है, बात समझ में आ रही है। और अगर एविडेंस लेना हो तो घर पे जाके पूछ लेना, क्या पूछोगे, नानी की एज और मम्मी की एज, जिसकी एज ज्यादा है मतलब वो पहले हुई है, और जिसकी एज कम है वो बाद में हुई है। अब देखो, नानी इज इक्वल टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पे देखो, वैलेंसी फैक्टर जनरली क्या होगा, 1 से ज्यादा, हमेशा 1 से ज्यादा होगा ना। तो अब आप मुझे बताओ, नानी बड़ी है मम्मी, नानी बड़ी है, क्या कभी भूलोगे वैलेंसी फैक्टर आएगा इधर या उधर, ऐसे भूलोगे क्या, कभी नहीं भूलोगे अब, है ना। नानी हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। पर एक ऐसी कंडीशन आएगी जब नानी और मम्मी बराबर हो जाएंगी, कब, HCl वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, NaOH वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब नानी किसके बराबर हो जाएगी, मम्मी के बराबर हो जाएगी, वरना नानी हमेशा क्या रहेगी, मम्मी से बड़ी रहेगी। ये लाइन याद रखना, नानी हमेशा मम्मी से बड़ी होती है, मजाक नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वापस से पूछूंगा, है ना। मतलब कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे, है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं, फालतू नहीं बोलता कोई लाइन। नानी इज इक्वल टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और इस चैप्टर में अपन देखेंगे वैलेंसी फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब अगर वैलेंसी फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो नानी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मम्मी। कॉपी करो इसको। ये नहीं लिखा क्या, फटाफट लिखो। कहां पे, यहां पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर NO, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, फटाफट लिखो, बहुत धीरे लिख रहे हो। फटाफट ये पूरा लिख देना, मैं पूरा एक साथ मिटा दूंगा ये, यहां तक फटाफट लिख लो। किसने नहीं लिखा ये वाला, फटाफट लिखो।
ऑनलाइन में कोई पूछ रहा है न्यूमरेटर ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का न्यूमरेटर लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। लिख लिया? लिख लिया वहां तक? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है फॉर्मेलिटी। इसको पढ़ना भी एक तरह की बहुत बढ़िया। फॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से, लिखते रहना साथ साथ। इसको डिफाइन करते हैं अच्छे से। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला mass of solute. It is defined as number of gram formula mass of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution। अगर इस डेफिनेशन को मैं फॉर्मुलेट करूं, इसका मैं फॉर्मूला बनाऊं, तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला mass of solute divided by volume of solution in liter। अब इधर देखो और इसको देखते रहना। वहां तक लिख दिया ना? पूरा पूरा मैं डालूंगा एक साथ। फॉर्मेलिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है और आपके काम भी नहीं आएगी, ठीक है, पर अपने सिलेबस में दे रखी है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। फॉर्मेलिटी को अपन कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इस डेफिनेशन को अगर मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब अगर यहां पर बात करें तो आपको समझ में आता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता क्या है ना? आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है? ये नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस टर्म को थोड़ा सा खोल रहे हैं। खोलने पर मुझे क्या नजर आएगा? खोलने पे मुझे नजर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ले रहा हूं ml में तो मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। तो जब मैंने इस टर्म को खोला, न्यूमरेटर को खोला, तो मुझे क्या नजर आया? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। अब खोलने पर एक चीज समझ में आती है कि मुझे समझ में आता है वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, पर मुझे क्या नहीं समझ में आता है, ये फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। अब फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे। फॉर आयनिक कंपाउंड्स, मान लेते हैं कोई आयनिक कंपाउंड NaCl। NaCl यहां पर अपन लेकर चल रहे हैं सॉल्यूट के फॉर्म में। NaCl क्या है? सॉल्यूट है, और इसको मैंने किस में डाल दिया? वाटर में डाल दिया।
अब आप मुझे बताओ NaCl जब पानी में जाएगा तो इसका एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा? इसका होगा डिसोसिएशन, ठीक है। और ये टूटेगा किसमें? Na++ Cl- में, ठीक है। अब ये NaCl जो इनिशियली था ये क्या था? एक मॉलिक्यूल था। तो इसके वेट के बारे में जब अपन बात करेंगे तो बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? 23 + 35.5 58.5 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास होगा 58.5 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? क्या? 58.5 AMU एक मॉलिक्यूल का मास होता है, और एक मोल का मास क्या होता है? 58.5 ग्राम। अब यहां पर मुझे क्या मिले? आयंस मिले। तो इनके जो मास के बारे में अपन बात करेंगे तो उसको बोलेंगे फॉर्मूला मास या फॉर्मूला वेट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ Na+ का मास कितना होता है? 23। Cl- का मास कितना होता है? 35.5, और ये हो जाएगा 58.5 के बराबर। मतलब मैं कह सकता हूं इस केस में जो मॉलिक्यूलर वेट है और जो फॉर्मूला वेट है वो बराबर है। बोल सकता हूं ऐसे, मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट क्या है? बराबर। तो आप मुझे बताओ इस फॉर्मूले में फॉर्मूला वेट की जगह या फॉर्मूला मास की जगह अगर मैं मॉलिक्यूलर मास रख दूं, इस फॉर्मूले में मैं मॉलिक्यूलर मास रख दूं, तो क्या मुझे ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है? बोल सकता हूं ऐसे, अगर यहां पर फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट की जगह मैं रख दूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं जहां जहां डिसोसिएशन होगा वहां वहां मोलर मास और फॉर्मूला मास बराबर होगा। बोल सकता हूं ये हमेशा ऐसे ही टूटेगा, और अगर ऐसे ही टूटेगा तो जो मोलर मास होगा वही फॉर्मूला मास के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं जहां जहां डिसोसिएशन होगा, जहां जहां आयनिक कंपाउंड्स की बात होगी, वहां मोलैरिटी किसके बराबर होगी? फॉर्मेलिटी के बराबर होगी। इसलिए अपन फॉर्मेलिटी वर्ड यूज नहीं करते, अपन निकाल लेते हैं मोलैरिटी। एक्चुअल में यूज करना क्या चाहिए था? फॉर्मेलिटी। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें या अपन ऐसे बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, वहां पर ये टर्म यूज होनी चाहिए थी, पर इसलिए यूज नहीं करी क्योंकि मोलैरिटी के बराबर है। क्लियर है? अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर जब फॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर है तो इसको क्यों लिखा गया? एक और एग्जांपल देखना। अब अभी अपन ने यहां पर बात करी थी डिसोसिएशन की, अब अपन यहां पर बात करेंगे एसोसिएशन की। एक और एग्जांपल देखते हैं। एसिटिक एसिड, यहां पर मैं ले रहा हूं इसको सॉल्यूट की तरह, इसको मैंने डाला बेंजीन में C6H6, तो एसिटिक एसिड इन बेंजीन फॉर्म्स डाइमर। नाम सुना है? डाइमर की बात नहीं कर रहा हूं, डाइमर तो सुना होगा, पर एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमर बनाता है ये कभी सुना है? ये डाइमर बनाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड इन बेंजीन फॉर्म्स डाइमर, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन फॉर्म्स डाइमर। डाइमर का मतलब क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं? एसोसिएट होकर एक में कंबाइन हो जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक यूनिट बना गए, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? डाइमर बोलेंगे। अब आप मुझे बताओ यहां पर एसोसिएशन हुआ है डिसोसिएशन? यहां पर हुआ है एसोसिएशन, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, अगर मैं यहां पर मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 60 ग्राम पर मोल, है ना। पर अगर मैं यहां पर फॉर्मूला मास की बात करूं या फॉर्मूला वेट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 120 ग्राम। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर जब भी एसोसिएशन होगा तो यहां पर अपन कह नहीं सकते कि हमेशा मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला वेट के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अपन बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट इज नॉट इक्वल टू फॉर्मूला वेट, which means molarity is not equal to formality। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको, फटाफट करो। एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पता है? C6H5COOH। कितनी अच्छी बात है, आपका वापस रिवीजन कराया जाएगा। 12th क्लास में
डुअल एडवांटेज होता है कि 11th जो आप पढ़कर आ रहे हो उसका पूरा रिवीजन कराया जाता है। क्या कभी भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? वो क्या हुआ था? हाँ, उसके बाद 11 शुरू होगी। हम्म एक दो चैप्टर्स जहां पर रिक्वायरमेंट हो रही होगी वो पहले करा दिए जाते हैं ऐसा। वैसे तो जनरली सारा एंड में ही खत्म, एंड में ही शुरू होता है। इन जनरल तो एंड में ही शुरू होता है। अब जैसे कि आपके 12th की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी ना, फिर 11th की शुरू होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में बीच में 11th नहीं शुरू होगी, आखिरी में ही शुरू होगी। और जैसे कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो गया, अब आप खुद लॉजिकली सोचो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 12th की पहले पढ़ाए फिर 11th की पढ़ाए, फिर तो समझ में ही नहीं आएगा। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के केस में पूरी वापस से बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कराते हैं, स्टार्टिंग से ही शुरू होगी पूरी और फिर खत्म होगी। और एक बार में शुरू हो गया तो पूरी ही खत्म होगी फिर वो, है ना। तो वहां पर ये उल्टा कॉन्सेप्ट चलेगा ही नहीं। पहले 12th की करा दी, अब पता चला बेसिक कॉन्सेप्ट ही याद नहीं है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला याद नहीं है, टीचर बेंजोइक एसिड चिल्लाया जा रहा है और पता ही नहीं क्या होता है ना। तो ये वो जैसे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सब्जेक्ट की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड फॉर्म्स डाइमर इन बेंजीन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, एक ही ऐसा फॉर्मूला है जहां पर डिनोमिनेटर में सोल्यूशन नहीं आता है, सॉल्वेंट आता है, और सॉल्वेंट का भी मास आता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे जरा बताना। 7 moles of K2SO4 is present in 1 kg of solvent. 7 moles of K2SO4 is present in 1 kg of solvent। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वैलेंसी फैक्टर की अपन ने बात करी थी, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? सुनना, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है इसके लिए। सॉल्ट की अगर अपन बात करें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, है ना। अगर अपन बात कर रहे हैं NaCl की, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 1, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई 1। MgCl2 की टोटल पॉजिटिव चार्ज, भाई Mg से कितना मिलेगा +2, नेगेटिव कहां से मिलेगा Cl से, Cl कितने 2, तो 2 से 2 माइनस, है ना। तो टोटल पॉजिटिव कितना हो गया 2, टोटल नेगेटिव कितना हो गया 2। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसिड की, तो अपन देखते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। तो H2SO4 में रिप्लेसेबल H प्लस आयंस कितने हैं 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी 2, है ना। मैं बात करूं HClO4 की, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। HNO3 की 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बेस की, बेस में क्या देखते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, तो यहां पर क्या हो जाएगा NaOH की बात करें तो 1, MgOH होल ट्वाइस 2 हो गया, है ना। अच्छा अगर मैं बात करूं यहां पर H3PO4 की, H3PO3 की, H3PO2 की, बात समझ में आती है ना ये? H3PO4 का एग्जाम्पल याद है ना, ये जितने ऑक्सीजन होता है -1, है ना। लिखवाने की जरूरत है कि नहीं ना, अपन क्वेश्चन में कर लेंगे, वो क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो, है ना। कॉपी करो इसको।
नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस से। अच्छा अब इधर देखो, देखो स्ट्रेंथ आपने पढ़ नहीं रखी है, बस इसकी यूनिट याद होनी चाहिए आपको। अगर यूनिट याद हो गई अपने आप फॉर्मूला बताओगे आप मुझे, है ना। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ यूनिट बताने में। आपने कभी पढ़ रखी है स्ट्रेंथ? नहीं पढ़ रखी ना, अभी देखना आप ही फॉर्मूला बताओगे। मैं आपको इसकी यूनिट बता देता हूँ, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ न्यूमरेटर में कौन सी वाली टर्म है? मास है या वॉल्यूम है? मास है। डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम। तो न्यूमरेटर में किसका मास, डिनोमिनेटर में किसका वॉल्यूम? तो मुझे बताओ ना फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, यही फॉर्मूला होता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? इसकी बस यूनिट याद होनी चाहिए। यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर। ठीक है, बस एक और चीज ध्यान रखना यहां पर, यह है स्ट्रेंथ। एक मैंने टर्म लिखवाई थी परसेंटेज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का परसेंटेज मत निकाल लेना कि भाई स्ट्रेंथ दिखी तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज स्ट्रेंथ आ जाएगी। नहीं, स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आती है ना वो 20, 30, 35, 40 आती है। अब स्ट्रेंथ आ रही है 40, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बोलोगे 4000 परसेंटेज। ये क्या होता है? बात समझ में आ रही है? तो परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेंथ को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब होता है परसेंटेज W/V। ये भी अल्टीमेटली देखो दिखाई दे रहा है W/V ही है, पर वहां पर वॉल्यूम था ml में, यहां है लीटर में। बात समझ में आ रही है? तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर। फटाफट लिखो। स्मॉल एस नहीं है, कैपिटल एस ही है। अच्छा अब इधर देखो एक बार, बाद में लिखना, बहुत मजेदार एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपने क्या करा, बड़ी चालाकी के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ क्या करा, ऊपर नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे मल्टीप्लाई करा? चालाकी से, बिना इसको पता पड़े आपने क्या कर दिया, इसको चालाकी से क्या कर दिया, ऊपर नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप मुझे बताओ ये क्या दिख रहा है? ये क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? तो आपने क्या करा था, इस फॉर्मूले को बड़ी चालाकी से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस स्ट्रेंथ को पता नहीं चला कि ये मम्मी कब बन गई। देखो ना, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मम्मी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब आपने क्या करा, फिर से बड़ी चालाकी के साथ क्या करा, ऊपर नीचे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस स्ट्रेंथ को पता नहीं चला कि ये कब नानी बन गई। फटाफट कॉपी करो।
दिमाग नहीं लगाना है, कॉपी करो फटाफट। लिख लिया। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लड्डू। एक्स नहीं होता वो, क्या बन रहा है मेरे से? ये क्या होता है? बोलेंगे तो अपन एक्स ही, पर एक्चुअल में एक्स नहीं होता, ग्रीक लेटर होता है ये। चाय नहीं होता, इसको स्पेल तो सी एच आई करते हैं, पर ये प्रोनाउंस होता है शी। इसको प्रोनाउंस अपन शी करते हैं, कभी कभार ची भी बोलते हैं, है ना। अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। शी, ची, जो भी। अब मुझे एक बात बताओ, इस चैप्टर में अपन को कौन सा सोल्यूशन बनना है? ट्रू लिक्विड बाइनरी सोल्यूशन। मतलब कंपोनेंट्स कितने होंगे? दो, ए बी। फटाफट लिखो। लिख लिया। अच्छा, इसको एक बार देख लो, फिर बाद में लिखना, है ना। समझ लो इसको एक बार। देखो, मोल फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो। और रेशियो भी किसका? मोल का रेशियो। मतलब अपन कह सकते हैं ऊपर कौन सी टर्म होगी? मोल। नीचे कौन सी टर्म होगी? मोल। ठीक है। अब अगर अपन यहां पर बात करें तो अपन को इस चैप्टर में कौन से सोल्यूशन पढ़ने हैं? ट्रू लिक्विड बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। मतलब सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे? दो, ए और बी। अब जो सोल्यूशन होता है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट ही सोल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। तो हमेशा अपन ए को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट जो है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे बी से। ठीक है। अब अगर मैं सॉल्वेंट के मोल्स की बात करें तो सॉल्वेंट के मोल्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा Na से, सॉल्यूट के मोल्स को रिप्रेजेंट करूंगा Nb से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करूंगा Xa से, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करूंगा Xb से। ठीक है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन किसका लिखना है? ए का। तो मुझे पता है मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो। रेशियो भी किसका? मोल का। अब मोल फ्रैक्शन लिखना है ए का, तो मैं मोल किसके लूंगा? ए के डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें, मतलब सॉल्यूट की बात करें, तो न्यूमरेटर में आगे सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म बोली नहीं जाती है, लिखवाई नहीं जाती है, पर खुद समझनी चाहिए। सपोज करो एग्जामिनर आपसे पूछ ले मास फ्रैक्शन क्या होगा? मास फ्रैक्शन का मतलब क्या है? सपोज करो सॉल्वेंट के मास फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट के मास फ्रैक्शन की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। वॉल्यूम फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये बात समझ में आ रही है? अब अपन ने देखा था मास परसेंटेज, तो जो मास फ्रैक्शन होता है ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो।
अपन ने देखा था वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम फ्रैक्शन जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले मोल परसेंटेज, तो जो मोल फ्रैक्शन है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मोल परसेंटेज बोल दे तो क्या करना, मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मोल परसेंटेज आ जाएगा, मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100। ठीक है, लिखो। तो मोल फ्रैक्शन का एक जनरल फॉर्मूला मैं यहां पर लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ कंपोनेंट divided by total moles। फटाफट लिखो, ये पूरा लिख लो फटाफट। लिख लिया पूरा? किसने नहीं लिखा ये? जल्दी लिखो फटाफट फटाफट। हो गया? जल्दी 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 जल्दी। पॉइंट्स टू पॉन्डर, कहीं सुनी होगी ये लाइन? अच्छा बेटा देखते जाना। लिख लिया? वो लिख लिया क्या? लिख लिया? हाँ। अभी तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार ये समझ में आ गया ना तो कंसंट्रेशन टर्म्स सारे आपके हाथ में होंगे, है ना? कहीं कोई रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई रिलेशन नहीं याद रखना। एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म जाना है, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां पर बात करूं पहले पॉइंट की, तो मैं कह सकता हूं जो मोल फ्रैक्शन होता है इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा 0 से 1 के बीच में लाया करेगी। समझ में भी आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा है, मतलब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से तो छोटी होगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी 1 भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर 1 हो गई मतलब आपने मान लिया एन भी हो गया 0। अगर एन भी हो गया 0 मतलब पूरे सोल्यूशन में एक ही कंपोनेंट है, तो फिर वो सोल्यूशन किस बात का, वो तो प्योर सब्सटेंस हो गया। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, मोल फ्रैक्शन कभी 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन हो गया 0 मतलब Na को होना पड़ेगा 0, और अगर Na हो गया 0 मतलब उस सोल्यूशन में A है ही नहीं। अब अगर A है ही नहीं मतलब प्योर B मौजूद है, तो सोल्यूशन किस बात का? ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 होता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इन दोनों को ऐड कर लो, डिनोमिनेटर में Na प्लस एनबी होगा, न्यूमरेटर में Na प्लस एनबी आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर मैं मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेता हूं तो ये किसके बराबर होगा? इनके रिस्पेक्टिव मोल्स के रेशियो के बराबर होगा। डिवाइड करके देख लो, डिवाइड हो जाएगा ये। जब डिवाइड होगा कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा? Na अपॉन एनबी। अब 2 पॉइंट ध्यान से सुनना और समझना, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करूं ना तब तक सुनते रहना। जब भी आपको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे दी जाए, इसको मोल्स के बराबर मान लेना। जब भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे दी जाए, मोल्स के बराबर मान लेना इसको, है ना? तो मैं यहां पर कह सकता हूं मोल फ्रैक्शन, लिखना मत इसको, समझना इसको। मोल फ्रैक्शन कैन बी ट्रीटेड एज मोल्स ऑफ कंपोनेंट, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। वाइस वर्सा पॉसिबल क्यों नहीं है? सपोज करो मोल दे दिए ए के 5, तो क्या 5 मोल फ्रैक्शन हो सकता है? मोल फ्रैक्शन तो 1 से छोटा होता है। पर अगर मोल फ्रैक्शन दे दिए ए के 0.5 तो मोल्स के बराबर हो सकता है ना? तो अगर सपोज करो, एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छे से।
सपोज करो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपको दे दिया गया है 0.5। ठीक है, इससे आप क्या क्या डेटा निकाल सकते हो? अपन कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है 0.5, इसका मतलब हो जाएगा मोल्स ऑफ ए है 0.5, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। इंप्लाइज XB किसके बराबर हो जाएगा? 0.5 के बराबर। अगर XB 0.5 है मतलब बोल सकता हूं मोल्स ऑफ B क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए तो याद करो 11th क्लास में एक रिलेशन आपने याद करा था मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी के बीच में। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में एक रिलेशन याद करा था आपने। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, रिलेशन याद है क्या किसी को? नहीं है ना? अब इधर देखो, मोल फ्रैक्शन एक का दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है मोलैलिटी निकालो। मोलैलिटी का फॉर्मूला बताना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स ये रहे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट के मोल्स ये रहे। मास नहीं निकाल सकते सॉल्वेंट का, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मास आ जाएगा, हो गया आंसर। सिर्फ इतनी सी चीज के लिए मैं रिलेशन याद करूं? समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? समझ में आ गया ना? सिर्फ ये दे रखा था, ये दोनों डेटा मैंने निकाले और मुझे रिलेशन याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अब एक और पॉइंट सुनना। इफ मोल फ्रैक्शन is given in fraction, if mole fraction is given in fraction, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मोल फ्रैक्शन ए का आपको गिवन है 1/2, ठीक है, फ्रैक्शन में गिवन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की अगर अपन बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इन दोनों को कंपेयर कर लो। जब कंपेयर करोगे मैं कह सकता हूं न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर न्यूमरेटर है 1 और यहां पर Na लिखा है तो Na की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अच्छा डिनोमिनेटर में कितना नजर आ रहा है? 2। डिनोमिनेटर में क्या नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में 2 नजर आ रहा है और इधर फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है Na प्लस NB। तो आप मुझे बताओ Na की वैल्यू अगर 1 है तो NB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मोल फ्रैक्शन एक का दे रखा है, मोलैलिटी पूछेगा निकाल लोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल पता है, मास आ जाएगा। मास निकला है ग्राम में, इनटू करेंगे 1000 से, आ जाएगा आंसर। ये बात समझ में आ रही है? अब एक डाउट आएगा। डाउट क्या आएगा? डाउट ये आएगा, सर एक बात बताओ, यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन दे रखा था 0.5, है ना? ए का मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा था? 0.5। तो आपने मोल्स ऑफ ए माने 0.5 एंड 0.5, मोल्स ऑफ ए एंड बी कितना माना? 0.5, 0.5 के बराबर माना। ठीक है, अच्छा सर ये भी तो 0.5 ही है, ये भी तो 0.5 ही है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा। तो यहां पर जैसे ही फ्रैक्शन में वैल्यू आई तो आपने ए और बी के मोल 1 के बराबर क्यों मान लिए? और फिर आप ये कह रहे हो कि इससे भी आंसर निकालो उससे भी आंसर निकालो, तो आंसर सेम कैसे निकलेगा? डाउट समझ में आया? आ गया ना डाउट समझ में? पहले तो अराइज नहीं हुआ था, मैंने ही करा था। चलो अब सुनना ध्यान से, आप इससे आंसर निकालो उससे आंसर निकालो, आंसर सेम निकलेगा। जो कंसंट्रेशन टर्म होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। अब ये तो मैंने टेक्निकल लैंग्वेज बोल दी, अब है ना बच्चों की तरह समझो। मुझे एक बात बताओ, घर में जब शिकंजी बनाते हो, कभी बनाई होगी शिकंजी विकंजी, है ना, नींबू शिकंजी, है ना, कभी बनाई होगी या कभी मम्मी ने बनाई होगी, है ना? अच्छा तो जब शिकंजी बनाते हो तो किस में बनाते हो? जग में बनाते हो। मम्मी ने कहा बेटा मेहमान आए हुए हैं, अब शिकंजी बना के लाओ, चले जाते हो शिकंजी बनाने, है ना? तो शिकंजी किस में बनाते हो? ग्लासों में बनाते हो या जग में बनाते हो? जग में बनाते हैं शिकंजी, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, शिकंजी बना रहे हो जग में, तो क्या जग में पिलाओगे? ओ लो मुंह खोलो, ऐसे करोगे क्या? नहीं। किस में सर्व करते हो? ग्लास में। ग्लास में ही करते हो ना? मुझे एक बात बताओ, शिकंजी जग में पियो या ग्लास में, टेस्ट सेम या डिफरेंट?
सेम आता है पक्का। पर मुझे एक बात बताओ, जग में पानी भी ज्यादा, नमक भी ज्यादा, शक्कर भी ज्यादा, नींबू भी ज्यादा, पर ग्लास में पानी कम, नमक कम, नींबू कम, शक्कर कम, पर टेस्ट कैसे सेम आ रहा है? रिलेटिव अमाउंट सेम है। ये बात समझ में आ रही है? रिलेटिव अमाउंट क्या है? सेम। ऐसा नहीं है कि वहां पर सब ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा स्वाद नजर आएगा, नहीं, टेस्ट तो सेम ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप भले जग में पियो या ग्लास में पियो, टेस्ट सेम ही रहेगा। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, बोतल लो, आपने अपने फ्रेंड को पूरा भर के दिया, आपने सिर्फ आधा भरा, टेस्ट सेम या डिफरेंट है? सेम ही रहता है। और अगर ऐसा टेस्ट डिफरेंट आ जाता तो कोई ग्लास में नहीं पीता, सब बोतल लेके घूमते। पानी की बोतल की बात हो रही है ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? कंसंट्रेशन जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इससे निकालो या इससे निकालो आंसर सेम ही आएगा। पर ऐसे पूछकर कभी भी एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा ए के एग्जैक्ट मोल कितने होंगे, बी के एग्जैक्ट मोल कितने होंगे, नहीं पूछ सकता, क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है। यहां से सिर्फ इस वैल्यू को देखकर आप ये नहीं पता लगा सकते कि ए के एग्जैक्ट मोल क्या है, बी के एग्जैक्ट मोल क्या है, ये नहीं पता लगा सकते, और डेटा देना पड़ेगा तब जाके पता लगाएंगे। ये पता है कब करना है आपको? ये तब करना है जब एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछी जा रही है। ये तो फिर भी मैंने डिटेल में इतना आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। आगे अभी तक अपन यही करके आ रहे थे। सपोज करो मैंने आपको बोला था 5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है, इसको कैसे एक्सपेंड करते थे? 5 मोल ऑफ H2SO4 किसमें? 1 लीटर सोल्यूशन में। क्या एक्चुअल में 5 मोल होंगे? टंकी भर के भी H2SO4 हो सकता है, ग्लास भर के भी H2SO4 हो सकता है, पर फिर भी अपन 5 मोल मान के चल रहे हैं ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मान के चल रहे हैं? 1 लीटर। क्या यहां पर मेंशन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है? नहीं है। अगर यहां पर अगर एक्चुअल मोल्स पूछेगा H2SO4 के, तो मेंशन कुछ और डेटा भी करना पड़ेगा उसको। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें पता है अपन कब करते हैं? जब एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म की तरफ मूव करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको। ये मिटा दूं? ये तो मिटा दूं? ये स्ट्रेंथ तो लिख दिया होगा यार, ये किसने नहीं लिखा? फटाफट लिखो फटाफट, बहुत धीरे लिख रहे हो यार। ए सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट, ये आगे मैं लिखवा दूंगा आपको, अभी इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, पर आगे लिखवा दूंगा। पॉइंट्स टू पॉन्डर, गलत लिख दिया मैंने ये। पॉइंट्स टू पॉन्डर लिखा हुआ ही है, PONDER। कभी एनसीईआरटी पढ़ना, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे ही मेरा कुछ भी मन कर जाता है लिखने का। इसको मिटा रहा हूं मैं अब। नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे और साथ साथ लिखते रहना।
तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, है ना। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी अपन ने कहां पढ़ी थी, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आई से आई मिलाओ, आंसर आ जाएगा। इंटेंसिव आई, इंडिपेंडेंट ऑफ मास आई। इंटेंसिव क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी। तो एक्सटेंसिव क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट ऑन मास। अच्छा इधर देखो, सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन टर्म, देन ऑन चेंजिंग टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन चेंजेस। अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वाली टर्म मौजूद है, तो टेम्परेचर चेंज करने पर वो कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम में चेंजेस नजर आएंगे, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अगर अपन यहां पर बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म्स दो टाइप की होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वो होंगी जिसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मौजूद होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो होंगी जिसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मौजूद नहीं होगा। तो अगर ऐसे बात करें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत बेस्ट रिजल्ट देंगी, जो इंडिपेंडेंट होंगी, टेम्परेचर चेंज करने पर उनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म अपन ने कौन सी देखी थी, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। मुझे एक बात बताओ, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ऊपर या नीचे, नीचे, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। फिर अपन ने देखी थी परसेंटेज वी बाय वी, ऊपर या नीचे, ऊपर, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, ऊपर। फिर अपन ने देखी थी पीपीएम वाली टर्म, ठीक है, उसके बाद अपन ने मोल वाली टर्म्स देखी थी, कौन सी, मोलारिटी, मोलारिटी ऊपर या नीचे। फिर अपन ने देखी थी नॉर्मेलिटी, ऊपर या नीचे। फिर अपन ने देखी थी फॉर्मेलिटी, ऊपर या नीचे। फिर अपन ने देखी थी मोलालिटी, ऊपर या नीचे। फिर अपन ने देखी थी स्ट्रेंथ, ऊपर या नीचे। स्ट्रेंथ यूनिट क्या होती है, स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर। दो बार बोलो ना, यूनिट क्या होती है, किसकी यूनिट है ये, क्या होती है, किसकी यूनिट है ये, क्या होती है। तो आप मुझे बताओ स्ट्रेंथ ऊपर या नीचे, मोल फ्रैक्शन ऊपर या नीचे। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, कॉपी करो इसको। बहुत बार एग्जामिनर पता है क्वेश्चन में आपको लिख देता है इन वन नॉर्मल सोल्यूशन। अब बहुत बार बच्चों को पता है क्या लगता है, सर एक बात बताओ, सोल्यूशन नॉर्मल और एबनॉर्मल भी होते हैं क्या। अरे घोंचू, ये नॉर्मल वो नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मेलिटी वाला नॉर्मल है। नॉर्मेलिटी को शॉर्ट में बोलते हैं नॉर्मल, इटी हटा दो, नॉर्मल।
मोलैरिटी की बात करें तो इटी हटा दो, मोलर। मोलैलिटी की बात करें, इटी हटा दो, मोलल। इसको बोलते हैं मोलल, मोलर, नॉर्मल। हाँ बिल्कुल तोतले स्टाइल में बोलना पड़ता है, मोलल। वन मोलैरिटी, वन मोलैलिटी। अच्छा बहुत बार क्या होता है, ये m/2 दे देता है, कंसंट्रेशन है m/2, तो लोगों को लगता है कि सर ये हाँ m जो है ये अननोन है, ये फाइंड करना है। अरे ये अननोन नहीं है, ये होता है 1/2 मोलर। इसे बोलते हैं सेमी मोलर। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे चल जाते हैं नीट का एग्जाम देने, ये m/2 m अननोन मान के आ जाते हैं, फिर कहते हैं सर करेक्शन था क्वेश्चन में। हाँ, m/10, अगर m/10 की बात करें तो ये क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, बोलूंगा क्या ही बताओ, डेसीमोलर। m/100 क्या बोलूंगा? सेंटीमोलर। सेंटीमोलर बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे? पक्का? प्रॉमिस? मतलब मोलैरिटी क्या हो गई, सेंटी हो गई। अच्छा m/1000 क्या होगा? हाँ, मिली मोलर। कॉपी करो इसको। ये बहुत अच्छा थॉट है, थैंक यू। आई वुड प्रेफर ऑफलाइन।